हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से हाजिर हूं एक पोएम को लेकर जो बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश का है। और मैं इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन करके मैं बताया हूं। आप शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। दूसरी बात आपको मैं बताते जाऊंगा, इसके अंदर आपको लाइन खींच के कि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाता है। और ये हमारा जो यहाँ पर फोटो देख रहे हैं, ये फोटो किसका है? ये हमारा डब्ल्यू एच वर्डन का है। डब्ल्यू एच वर्डन का ये भाई साहब ने लिखा क्या? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ का मतलब अब, और लीव्स का मतलब होता पत्ते, आर फॉलिंग, फॉल का मतलब होता है गिरना, और फास्ट का मतलब होता है तेज। यानी अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। तो यहाँ पत्ते की बात नहीं कर रहे हैं, उस पत्ते की तरह एक इंसान की जो जीवन है यानी वो मृत्यु की ओर यानी मौत की ओर बढ़ रहे हैं। इनका जो एक थीम है, इंसान के बारे में बताया है, एक ह्यूमन के बारे में बताया है कि इंसान जो है हमारा वो क्या, वो मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उतने जल्दी गिर रहे हैं, मर रहे हैं। जिस तरह से एक पेड़ से एक पत्ते गिर रहे हैं, उस तरह इंसान की मौत की ओर भी बढ़ रहे हैं। इनका ये आपका क्या है, एक टाइटल है इस पोएम का, कह सकते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को लिखा किसने? डब्ल्यू एच ऑर्डर ने लिखा। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इस तरह के क्वेश्चन को पूछा जाता है, हु रोट नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, चार ऑप्शन में, डब्ल्यू एच ऑर्डर, जॉन डन, रूपर्ट ब्रूक या महात्मा गांधी। तो ऑप्शन में देने के बाद आपको पता ही नहीं होगा तो आप ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव नहीं मार सकते। मैं आपको बता दूं कि राइटर्स के नाम थ्री मार्क्स रहते हैं पूरे चैप्टर में ऑब्जेक्टिव में, और मैचिंग में रहते हैं आपका 5, तो यानी टोटल 8 मार्क्स रहते हैं। तो इसलिए इसको भी आपको याद रखना जरूरी है। तीसरी बात कहेंगे कि इनका जो ऑटोबायोग्राफी है, इनके बारे में हम जो बात करेंगे कि इसने क्या क्या पोएम लिखा, ये क्या क्या इसका प्रोफेशन था, इनका जन्म कब हुआ, इनको भी आपको याद रखना जरूरी है। जितने भी पोएम्स को मैं बताऊंगा, जितने भी मैं स्टोरी को बताऊंगा, जितने भी मैं कहानियों को बताऊंगा, बिहार बोर्ड 12th का जो कहानी है और पोएम है यानी कविता और स्टोरी है, तो उनको बताऊंगा। उनमें से राइटर्स के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो ये इस भाई साहब का जन्म है यानी डब्ल्यू एच ऑर्डन का जो जन्म हुआ 21 फरवरी 1907 ईस्वी को इसका जन्म हुआ, और इसका मृत्यु कब हुआ? 29 सितंबर यानी 29 सितंबर 1973 को इसका मृत्यु हो गया। और आपको पूछा जाएगा कि अच्छा ये क्या था, यानी ये पोएट था। तो पोएट का मतलब होता है कवि, ये कवि भी थे। और एक क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक, यानी क्रिटिसाइज से क्या बना? क्रिटिक बना, आलोचक, आलोचना करने वाला ये बना था। किसी की लिखी हुई चीज को उसको क्या करना, उस पर व्यंग करना या क्रिटिसाइज करना कि अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिक। और वर्स ड्रामेटिस्ट का मतलब होता है गद्दांश जिसको बोलते हैं, पोएम जिसको बोलते हैं, वो ड्रामेटिस्ट के रूप में एक लिखा है। दूसरी बात करेंगे कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ लिरिक है। लिरिक का मतलब होता है एक गाने की तरह, एक सॉन्ग की तरह इसने लिखा है। आपको अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ लिरिक, पोएम, ड्रामा, या आपको पूछा जाएगा कॉमेडी, तो आपका ऑप्शन में आपको ये देना पड़ेगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ लिरिक। ये कई बार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं, आपको एग्जाम्पल में, आपको ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकते हैं, नर्स स्टैंड फॉर, जो नर्स है आपका पोएम चैप्टर में, ये नर्स वर्ड किस चीज के लिए यूज किया जाता है? तो आपको ये ट्री के लिए यूज किया जाता है। नर्स का मतलब यहाँ जो होता है वो ट्री होता है। दूसरी बात करेंगे यहाँ पर नेबर्स स्टैंड, यहाँ जो पड़ोसी की बात करें, ये नेबर्स किसके लिए यूज होता है?
एजेंट्स ऑफ डेथ। एजेंट्स ऑफ डेथ का मतलब हम कह सकते हैं कि यमदूत की बात करते हैं, जो हमारे नफ्स, हमारी जो रूह है, हमारी जो जान है, वो हमारे बॉडी से यानी हमारे शरीर से वो निकल करके लेके जाते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं फरिश्ता की बात कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम यमदूत बोलते हैं हिंदी में, यानी नेबर्स की बात करें। और एक होता है नेबर्स का मतलब पड़ोसी होता है, तो यहाँ पड़ोसी का अर्थ नहीं दे रहा, इसका कुछ अलग ही क्या है थीम है इस पोएम में। तो इस पोएम को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। कंपैरिजन के साथ बताया कि जिस तरह पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, उसी तरह से इंसान की जो जान है, जीवित है, वो आपका मौत की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं, उतनी जल्दी ये मौत की ओर जा रहे हैं, मरने की ओर जा रहे हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं इन हमारे डब्ल्यू.एच. वर्डन के बारे में। उसके बाद हम पोएम का लाइन बाय लाइन आपको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी में बताऊंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर मैं क्या कराऊंगा, आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, जो इनका इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, और आंसर भी मैं उसमें बताऊंगा। तो आप पूरी वीडियो को देखेंगे तभी आप पूरी तरह से आप समझ सकते हैं, अन्यथा समझ नहीं सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा आप एक काम करेंगे, अगर आपको सच में अगर आपको मजा आ रहा है और आपको अगर समझ में आएगा, तो आप लास्ट में जाकर आप क्या करेंगे, अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आपको अगर इस चीज को समझ में आएंगे पूरी तरह से, तभी अब जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपका जिम्मेवारी है, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, फ्री में आपको मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपको मैं पढ़ा रहा हूं और आप भी कम से कम आपको भी फायदा मिल रहा, तो आप भाई अपने दोस्तों को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि और उनको भी बेनिफिट हो और मुझे भी बेनिफिट हो। आप अगर शेयर करेंगे तो मेरे चैनल भी ग्रो करेंगे, और आपके लिए मैं आगे भी पूरी वीडियो को बनाऊंगा, पूरी पोएम्स को मैं आपको लेके आऊंगा। तो चलिए लेट ना करते हैं और भी आगे हम लोग जल्दी पढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग की, ये डब्ल्यू.एच. ऑर्डन का जो फुल नेम है, तो हम इसको बोलते हैं वेस्टर्न हॉफ ऑर्डन। इसका जो फुल नेम है वेस्टर्न हॉफ ऑर्डन। इसका जो जन्म हुआ 1907 ईस्वी को इसका जन्म हुआ, 1907 को इसका जन्म हुआ, और इसका मृत्यु हुआ 1973 को। इसको भी आपको याद रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी पूछा जाता है। हु वन द पुलिट्जर प्राइज, आपको ये भी पूछा जा सकता है, ये जो डब्ल्यू.एच. ओडन है, विच टाइप ऑफ प्राइज वन बाय ये डब्ल्यू.एच. वुडन। तो आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो ऑप्शन में रहेगा पुलिट्जर प्राइज, नोबेल प्राइज, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो पुलिट्जर प्राइज इसने जीता। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि ये कब जीता है, तो 1948 में ये पुलिट्जर प्राइज जीता फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी। यानी ये जो एज ऑफ एंजाइटी उनकी एक पोएम है, उनके लिए इनको पुलिट्जर प्राइज से नवाजा गया। वॉज ए वर्सेटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट। और ये किसकी बात करते हैं, बहुमुखी और बौद्धिक। बौद्धिक का मतलब होता है जो दिमागी होता है, जो टैलेंटेड इंटेलेक्चुअल बुद्धिमानी होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, बौद्धिक। और बहुमुखी मतलब बहुत प्रकार के उनके पास, बहुमुखी मतलब उसको हम बोल सकते हैं मल्टी टैलेंटेड, जिसको बोल सकते हैं उनके अंदर था वर्सेटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट। यानी विगोरस का मतलब भी हम बोल सकते हैं सक्षम, सशक्त कवि बोल सकते हैं इसको। ड्रामेटिस्ट था, क्या था, ड्रामेटिस्ट थे, क्रिटिक थे, ट्रांसलेटर थे, एंड एडिटर भी थे। ये सारे इसने काम किया एजे रूप में। हम कह सकते हैं 1907 से लेकर 1973 ईस्वी में इसका जन्म मृत्यु का दिन था, यानी 1973 तक इसने इस दुनिया में रहा। जो अपने संग्रह यानी द एज ऑफ एंजाइटी के लिए 1948 में पुलिट्जर पुरस्कार जीते। एक बहुमुखी और बौद्धिक रूप से सशक्त कवि, यानी सक्षम जिसको बोलते हैं, सक्षम कवि, काव्य, नाटककार, आलोचक यानी अनुवाद, और जिसको अनुवाद और संपादक भी थे। तो इनके बारे में आपको ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। आगे क्या है देखते हैं। पोएट्री टू हिम वॉज ए सीरियस गेम। उसके लिए एक पोएट्री जो है, कविताएं जो है, उनके गंभीर विषय था उनके लिए। किनके लिए, उनके लिए काव्य, यानी जो वो कविताएं जो होते हैं उनके लिए गंभीर विषय था। गंभीर का मतलब उनके लिए बहुत ही ज्यादा वो गेम की तरह इंटरेस्ट लिया करते थे, सोचा करते थे उनके बारे में। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो क्रिकेट खेलने के लिए हमेशा उसके प्रति ध्यान रहता है, चलो आज वहां खेलेंगे, आज वहां मैच खेलेंगे, इस तरह के उनके ध्यान रहते थे। अब बात करें जो लोगों को गहराइयों से, यानी विच शुड डिपेंड पीपल्स सेल्फ अवेयरनेस बट इट शुड
इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मेंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस। यानी जो लोगों को गहराइयों से आत्म जागरूकता करना चाहिए, यानी उनका कहना है इन चीजों से, इन पोएम से, इन कहानियों से उनको लोगों को आत्म जागरूकता करनी चाहिए, अंदर से उनको जागरूक करना चाहिए। लेकिन किसी व्यक्ति की राजनीतिक या धार्मिक पसंद को सीधे किसी भी मामले में प्रभावित नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक करते हैं या धार्मिक स्तर मारते तो उनको आपको आहट नहीं करना चाहिए, उनको प्रभावित नहीं करने चाहिए, उनको नुकसान नहीं करना चाहिए, उनको अपने हिसाब से जीने देना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, हिज अर्ली पोएम्स, जो उनके पहले लिखा था, अर्ली पोएम्स लिखा था, क्या एग्जिबिट्स हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल अफेयर्स, जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल अफेयर्स एंड ideas, but his later poems are overtly Christian and more personal in tone। यानी वो कह रहे हैं कि जो पहले के थे क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियनिटी को लिखा, पॉलिटिकल अफेयर्स पर लिखा, इनके जो पोएम लेटर में जो लिखा क्रिश्चियनिटी पर लिखा, जो उसके धार्मिक है उन पर लिखा, और उनसे पहले पॉलिटिकल्स थी, यानी उनका पॉलिटिकल्स में भी क्या था, इंटरेस्ट था। इसीलिए उनकी पोएम्स जो है अक्सर जो आधारित है, बेस्ड है पॉलिटिकल अफेयर्स पर और पर्सनल किस पर, क्रिश्चियन पर। बात करेंगे उनकी प्रारंभिक कविताएं उनकी राजनीतिक रुचि और विचारों को प्रदर्शित करती है। यानी उसकी जो जो इच्छाएं थी तो वो क्या करते हैं, प्रदर्शन करना किस पर, राजनीतिक रुचि पर। तो राजनीतिक रुचि भी था उस पर, लेकिन बाद की जो कविताएं लिखी अत्यधिक रूप से ईसाई धर्म पर और व्यक्तिगत रंग, यानी रंग का मतलब होता है कि उनके टोन पर ही वो होती थी, किस पर, ईसाई धर्मों पर, धार्मिक पर। इसीलिए वो उसने इस बात को कह दिया कि हमें उनके प्रति आजादी होनी चाहिए, उनको हमें ठेस पहुंचानी नहीं चाहिए, प्रभावित नहीं करनी चाहिए। आगे की बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में, वो क्या कह रहे हैं, एज ए टेक्नीशियन Auden explored a variety of stanza फॉर्म्स एंड मेटर्स। यानी उनके जो पोएम्स है, फॉर्म्स है, फॉर्म्स का मतलब जो बनावट है, मेटर से माप क्या है उनकी, उनको भी उसने स्टेंजा में यानी उनके पोएम में डाला है। ही हैड ए पैशन फॉर वर्ड कॉइनिंग and using archaic words which makes him at times difficult to understand। इस बात को भी समझ लीजिए कि एक टेक्नीशियन के रूप में ऑर्डन ने अलग प्रकार के छंद रूपों और मानकों यानी पैमाना जिसको बोलते हैं, उनकी जो कहानी को जो फॉर्म होता है बनाने का जिसको बोलते हैं मानक क्या है, किस तरह से लिखना है, किस तरह से नहीं लिखना है, उन चीजों को की खोज की है। इनके पास शब्दों को जोड़ने का जुनून था। कोई भी कहानी को लिखने से उन्होंने जुनून रहते थे कि हम उस पर, पहले मैं बताया क्या, एक क्या गेम के रूप में, जुनून के रूप में ये लिया करते थे, इनके प्रति हमेशा सोचा करते थे। पुराने शब्दों को इस्तेमाल करने का शौक था, यानी ये पुराने जितने भी वर्ड्स हैं उनको ज्यादा यूज करने के लिए उसके पास शौक था। इसीलिए जिससे उनके द्वारा रचित रचना मतलब जो पोएम लिखा, कविताएं लिखी, कई बार समझने में मुश्किल होती थी क्योंकि वो पुराने शब्दों को ही लिखते थे, इसीलिए इनकी पोएम को समझने में दिक्कत होती थी। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट, ही लेफ्ट इंग्लैंड। आपको पूछा जाएगा ऑप्शन में ही लेफ्ट इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, इंडिया, तो ऑप्शन में आपको देना पड़ेगा क्या, इंग्लैंड। किसने, यानी WH ऑर्डर ने इंग्लैंड को छोड़ दिया था एज अर्ली एज, कब, 1939 यानी 1939 को इंग्लैंड छोड़ दिया। और इंग्लैंड छोड़ने के बाद सेटल कहां हुआ, सेटल परमानेंटली कहां हुआ था, इन यूनाइटेड स्टेट यानी यूएस में ये परमानेंट के लिए क्या हो गया था, सेटलमेंट हो गया था वहां पर। अब बात करें, उन्होंने 1939 की शुरुआत में इंग्लैंड छोड़ दिया और हमेशा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गए। इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा कि उसने कौन सा ईयर में ये परमानेंटली के लिए वो इंग्लैंड को छोड़कर यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका में जाकर बस गया था। इस तरह से भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इससे बाहर तो ऑब्जेक्टिव जाएगा ही नहीं अगर आप सही से अगर इसको पढ़ेंगे तो चलिए आगे भी बात करते हैं इनके और भी ऑटोबायोग्राफी के बारे में, कहानियों के बारे में, इसने क्या क्या लिखा इनके बारे में अब बात करते हैं।
ऑर्डेंस वर्क, और ये WH ऑर्डेंस का जो वर्क है उनके दो भागों में बांटा गया है। एक भाग है आपका ब्रिटिश और दूसरी भाग है अमेरिकन। यानी इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि पहले जो था तो वो ब्रिटिश के थे, यानी इंग्लैंड में थे, तो बाद में जो अमेरिका गया तो अमेरिका अमेरिकन हो गया, और वहां अगर इंग्लैंड में था तो वो क्या हो गया, ब्रिटिश का हो गया। तो आपको ये भी ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि WH ऑर्डन वाज ए ब्रिटिश एंड खाली जगह पूछ देगा डॉट डॉट अमेरिकन, इंडियन, जापानीज, या इस तरह से आपको जब पूछेंगे तो क्या लिखेंगे, अमेरिकन लिखेंगे, या तो अमेरिकन रहेगा, ब्रिटिश खाली रहेगा तो ब्रिटिश लिखेंगे। यानी ब्रिटिश एंड अमेरिकन दोनों ये क्या है, राइटर है, दोनों जगह से ये बिलोंग करते थे। पहले तो ब्रिटिश था यानी इंग्लैंड था, और बाद में कहां चले गया, अमेरिका चले गया। वो कभी 1939 को वो चले गए थे, 1939 ईस्वी को। और द नोटेबल वर्ड्स, नोटेबल मतलब इसको नोट करने योग्य जो काम लिखा था, यानी फ्रेजेस जो लिखे थे इंग्लिश में, वो था द वॉरेटर्स एंड द डांस ऑफ द डेथ, और क्या लिखे थे, लुक स्ट्रेंजर एंड स्पेन एंड अनदर टाइम। इसने इन सब पोएम को भी ये ब्रिटिश में लिखा था। और अमेरिकन फेज में क्या लिखा था, अमेरिका में जाने के बाद न्यू ईयर लेटर फॉर द टाइम बीइंग, और क्या लिखा था, द एज ऑफ एंजाइटी एंड द शील्ड ऑफ एसिलिस। इसने ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम को इसने लिखा। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है द वॉरेटर वाज ब्रिटिश पोएम या अमेरिकन पोएम, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। क्योंकि मैं आपको उसी तरह से बता रहा हूं, इनका निचोड़ के साथ बता रहा हूं, इसीलिए आपको इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अब बात करेंगे हम लोग पोएम की कि इसके पोएम ने इसने क्या कहा। लेकिन पोएम जाने से पहले आप इनको और भी जान लें इनके बारे में। द प्रेजेंट पोएम यानी लिरिक, यानी जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है, ये क्या है, आपको ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो क्या बोलेंगे, लिरिक है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इन एक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, द एस्पायरेशंस that are not fulfilled and the sense of loneliness in which every individual lives and lives कह सकते हैं and dies। कहने का मतलब है कब, यानी इस पोएम में, इस लिरिक्स में, इन पोएम में वो WH ऑर्डन बता रहे हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट मानव जीवन में मौजूद कठिनाइयों को दर्शाती है। मौजूद मतलब जो वर्तमान की जो कठिनाइयां हैं लोगों के पास, उनको इस पोएम में दिखाते हैं। अभिलाषाएं, जो इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं होती है, इंसान की जो इच्छा होती है वो पूरी नहीं होती है, और अकेलेपन की भाव दर्शाती है। अकेला का मतलब लॉनली, यानी अकेलेपन को दर्शाती है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जीवित रहता है और मर जाता है। इनकी हमेशा चिंतित, अकेलापन होना, महसूस करना, जो इच्छाएं जताती, इस तरह से करते करते इंसान की मौत हो जाती है, कब्र में चले जाते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। इन चीजों को वो बता रहे हैं कि इंसान इतनी जल्दी मौत की ओर अग्रसर हो रहे कि उसकी इच्छाएं, अभिलाषाएं वो पूरी नहीं होती है, अकेले होकर रह जाते हैं। इस तरह से इसमें इस पोएम में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में बता रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब बात करते हैं हम लोग पोएम की। तो चलिए पोएम हम स्टार्ट करते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो 12th इंग्लिश का जो रेनबो पार्ट 2 बुक है, यानी 12th वाले के लिए जो है वो आपका हमारा क्या है, ये तीसरा पोएम है। तो अब शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन इनका एक्सप्लेन के साथ। आप इनको जानेंगे, इनका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और आप इनका जवाब भी देंगे, ट्रू एंड फॉल्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, एक प्रकार का वृक्ष जिसको बोलते हैं, एक प्रकार का वृक्ष किसको बोलते हैं, नर्स को, एक प्रकार का वृक्ष जिसका इसका अर्थ है। और दूसरी बात, नर्स फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, nurses to the graves are gone and the flames go rolling on। इसका अर्थ है, यानी लीव्स का मतलब यहाँ पत्तियां नहीं है, या वो कह रहे हैं मनाव जो है, यानी इंसान जो है, यानी ये मनाव समुदाय की बात करते हैं कि नाउ अब क्या है, मनाव फॉलिंग फास्ट, यानी वो तेजी से मौत की ओर बढ़ रहे हैं। और प्रेम का मतलब होता है, यानी 4 पहियों वाला गाड़ी, मानव जीवन, यानी हम यहाँ प्रेम का अर्थ निकालेंगे।
प्रेम, PRAM, प्रेम का मतलब होता है मानव जीवन। यानी हम ह्यूमन की बात करते हैं, जो हम इंसान है, वो 4 पहिए वाली की गाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, यानी मानव की बात कर रहे हैं कि जिस तरह से 4 पहिए गाड़ी जो गड़ रहे हैं नीचे की ओर, या उसको कहीं पर रख देंगे या उसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, राइड करेंगे तो गड़ते चले जाएंगे, गाड़ी उसी तरह से पहिए चलते रहेगी। तो उसी तरह से जो हमारा मानव जीवन है वो मौत की ओर तेजी से क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इसके बात कर रहे हैं कि ये नर्स है, यानी ये जो उसकी जो टहनियां है, इसके जो फूल ट्री है, उनकी फूल जो है, उनके पत्ते जो हैं वो ज्यादा दिन तक नहीं रहते हैं। नॉट फ्लवर्स विल नॉट लास्ट, जीवित नहीं रहते हैं, वो मर जाते हैं, गिर जाते हैं। नर्सेस यानी संरक्षक टू द ग्रेव्स आर गॉन, इनकी रक्षा करने वाला उनको ही कब्र में, ग्रेव्स का मतलब होता है कब्र, यानी किसको बोलते हैं, ग्रेव्स का मतलब होता है कब्र, उस कब्र की ओर दफन हो जाते हैं। एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन, और जीवन पर्यपन ये चलते रहता है, क्योंकि हमारे पूर्वज भी मर चुके हैं उसी तरह से, धीरे 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 सब मौत की ओर बढ़ रहे हैं। अब फिर आगे बात करते हैं क्या, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, पत्ते नहीं, यहां मानव जीवन की बात करें, वो धीरे तेजी से गिर रहे हैं। पेड़ों के नीचे के फूल भी अब नहीं रहे हैं, यानी पेड़ों के जो पेड़ में जो फूल होते हैं वो भी नहीं है, और जो गिरे हुए हैं वो जो पेड़ के जो फूल हैं वो गिर चुके हैं, वो भी नहीं है, वो सड़े गल कर वो मिट्टी के अंदर चले गए हैं, यानी कब्र में चले गए हैं, उस मकबरा के अंदर चले गए हैं, उस मिट्टी के अंदर दफन हो गए हैं। नर्सेज नहीं, नर्स का मतलब होता है नर्सेज, फूलों को सहयोग देने वाले पेड़ की, यानी फूल को जो सहयोग देते थे, हेल्प करते थे, वो भी क्या हो चले गए उस कब्र के अंदर, चले कब्र में जा चुके हैं। और बच्चों की गाड़ियां यानी खिलौने उन्हें रोन दिए, जिस प्रकार से बच्चे की रोलिंग का मतलब होता है यहाँ पर जो प्रेम्स होता है, एक प्रकार का गाड़ी होता है, 4 पहिए वाली गाड़ी होता है, जिस प्रकार उन पत्तों को, फूलों को कुचल कर उसको सड़क दबा देते हैं। उसी तरह की इंसान की जो बॉडी है, इंसान का जो मतलब व्यक्ति जो है वो मौत की ओर बढ़ रहे हैं, और उस कब्र में दफन होते जा रहे हैं, और वो खत्म होते जा रहे हैं। इनकी बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। आगे की स्तंजा में हमारे WHO साहब ने क्या कहा, विस्परिंग नेबर्स, यानी विस्परिंग नेबर का अर्थ होता है, यहाँ विस्परिंग का मतलब फुसफुसाहट भी होता है, लेकिन विस्परिंग नेबर्स का मतलब होता है यमदूत, यानी इसको बोलते हैं हम लोग फरिश्ता, ये मौत के फरिश्ता। लेफ्ट एंड राइट, ये तो पेड़ के लेफ्ट एंड राइट नहीं रहते हैं, ये व्यक्ति की बात करें कि व्यक्ति की जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग जो है वो मौत की ओर बढ़ रहे हैं, और उसको मौत के घाट पर ले जाने वाली जो होते हैं वो यमदूत होते हैं, हमारे बाएं साइड और राइट साइड में ये मौजूद रहते हैं। विस्परिंग यानी कि उसका कहने का अर्थ है कि हमें वो मौत को हमें उस दुनिया में ले जाने के लिए, यानी हमारे मौत को, हमारी रूह को ले जाने के लिए लेफ्ट एंड राइट में हमेशा मौजूद रहते हैं। कौन, यमदूत, जो हमारी जीव को, जो हमारी रूह को हमारे बॉडी से वो छीन कर लेके चले जाते हैं, हमारी खुशी को लेके चले जाते हैं। प्लग का मतलब तोड़ना, प्लग अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, हमारी जो वास्तविक खुशी है हमसे वो छीन कर वे यमदूत लेके चले जाते हैं। और बात करते हैं एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और हमारे जो एक्टिव चालू चलता फिरता जो हाथ पैर हैं वो क्या हो जाते हैं, ठंडा पड़ जाते हैं। यानी ठंडा पड़ जाने का मतलब है जो उसकी हिम्मत नहीं होती है, जब रूह से निकल जाती है अपनी बॉडी से, तो क्या वो हाथ पैर चला सकते हैं, नहीं, वो फ्रीज होता जाता है, जम जाता है, ना शक्ति होती है उसको हिलाने के लिए। और क्या बेचारे, लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, अपने आप में सिमटा हुआ पड़े रहता है, ना कोई बोलने की क्षमता होती है, ना उसे चलने की क्षमता होती है, सिकुड़ कर अपने सिमटा हुआ अकेला बिखर कर रह जाता है, मरे हुए रह जाते हैं। मौत के सौदागर बाएं और दाएं हैं, हमें असली खुशी से दूर कर रहे हैं। कौन, ये मौत, और हमारे क्रियाशील, ये जो मौत को कौन दूर कर रहे हैं, यानी हमारे असली जो खुशी है उसको दूर कर रहे हैं यमदूत, ये मौत के सौदागर बोलते हैं हम उसको। और क्या करते हैं, और हमारे क्रियाशील हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, अलग अलग घुटनों पर अकेले पड़े रहते हैं, और पड़ जाएंगे। हम जीने के लिए नहीं आए,
हम सबको मरना है। इसकी बात कर रहे हैं हमारे ये डब्ल्यू.एच. ऑर्डन साहब ने। इस पोएम में बहुत ही अच्छी पोएम उसने लिखा है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इंसान हम घमंड करते हैं, हम जिएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन एक दिन सबको क्या करना है, वन डे विल हैव टू डाई। इस बात को इसने दर्शा दिया है और बताया भी है और हकीकत भी है। हमारे दाएं बाएं यमदूत रहते हैं और कब हमारी खुशी को छीन कर लेके चले जाएंगे कोई बोल नहीं पाएंगे। हम हाथ पैर हिलाना चाहेंगे तो भी हिला नहीं पाएंगे। इसको अब बात करते हैं आगे। आगे हमारे डब्ल्यू.एच. वॉरेन साहब ने कहा, डेड इन हंड्रेड्स एट बैक एडी एट द बैक। आप देख सकते हैं कि जो मृत हैं, यानी पहले भी सैकड़ों लोग मर चुके हैं। सैकड़ों लोग पीछे देखिए, बहुत ही सैकड़ों लोग, हजारों लोग मर चुके हैं। फ्लो वुडन इन आवर ट्रैक, यानी लकड़ी के ताबूत में हमारे रास्ते पर चले गए हैं। यानी जो हमारे पूर्वज थे वो जो हम उस वो मर गए हैं और उनके एक लकड़ी के ताबूत पर उनको सुलाकर हम लेके गए वो कब्र में और उसको हम रख दिए। आर्म्स रेज स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, यानी ये कह रहे हैं क्या, पहले भी सैकड़ों लोग मर चुके हैं, लकड़ी के ताबूत में हमारे रास्ते पर चले गए, बाहें ऊपर की ओर उठी हुई होती है झूठे प्यार के मनोभाव में, अर्थात झूठा प्यार दिखाते हैं कि ये इंसान है, लेकिन ये झूठा प्यार दिखावा है। ये हमें एक दिन हमारी खुशी को छीन कर लेके जाते हैं। यानी ट्रैक का मतलब होता है जीवन पथ। हमारे जीवन को उस ट्रैक पर, वही वो लकड़ी के ताबूतों पर हमें उसकी खुशी को छीन कर लेके जाते हैं। वुडन का मतलब लकड़ी की ताबूत में, स्टिफली का मतलब सख्त तरीके से, यानी बहुत करे। आप बहुत ऐसे इंसान को देखे होंगे मरते वक्त कि वो जाना नहीं चाहते हैं, बहुत मतलब उसकी रूह निकालना नहीं चाहते, लेकिन उसको उसके वहां से जबरदस्त करके, यानी फोर्सफुल्ली, यानी सख्त तरीके से उनकी रूह को निकाल के लेके चले जाते। कौन? ये यमदूत। रिप्रूव, छटकारना, यानी मतलब एक ताकत के साथ उसकी जो रूह है खींच लेते हैं और उनकी एटीट्यूड को मतलब चूरमार कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। उनकी रियल जो हैप्पीनेस है उनको लेकर चले जाते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टेंजा की, नेक्स्ट पैराग्राफ की। Starving through the leafless wood, trolls run scolding for their food, and the nightingale is dumb. Dumb का मतलब नम, जिसको बोलते कुछ नहीं बोल पाते हैं। एंड उस क्या बोलते, जंगल पत्ती विहीन हो गए हैं। और जिस प्रकार से स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, जिस लकड़ी में, जिस पेड़ में पत्ते नहीं होंगे, वो पत्ते यानी वो जो पेड़ है क्या होगा, उसका कुछ नहीं होगा। यानी वो क्या हो गया, उसकी भोजन प्राप्त नहीं होगा और वो क्या हो जाएंगे, मर जाते हैं भूखे, ना उनके पास पावर होती है। ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, और उनके भोजन के लिए, दुष्ट आत्मा अपने भोजन के लिए घूम रहे हैं। ये व्यक्ति की बात कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा, यानी वो जो हमारे आत्मा को लेकर चले गए हैं और उस आत्मा हमारी जो है भोजन के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन भोजन हमें नहीं मिलता, क्योंकि हमारी जो रूह थी वो रूह को खींच के लेके चले गए। बॉडी अलग हो गए, रूह अलग हो गए। तो इसी तरह से दुष्ट आत्मा, जो हमारी दुष्ट मतलब खराब आत्मा जो थी, वो हमें भोजन के लिए घूम रहे हैं, लेकिन भोजन नहीं मिल रहे। जिस प्रकार से पेड़ के पत्ते झरने के बाद वो पेड़ को उनसे कोई भोजन नहीं मिलती है, उसी तरह इंसान मरने के बाद उन्हें कोई खाना पीना नहीं मिलते हैं। दुष्ट आत्मा अपने भोजन के लिए तड़प रहे हैं, घूम रहे हैं, और दूत भी नहीं आएगा, क्योंकि वो यमदूत और नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी से तो आपकी रूह को लेकर चले गए हैं, वो दोबारा आपको भोजन देने के लिए नहीं आएंगे। इसके बात करते हैं आगे की स्टेंजा में, आगे की पैराग्राफ में। फिर हमारे ऑडियंस क्या कहते हैं, और जिससे कोल्ड मतलब शीतल, ठंड पड़ जाना, इम्पॉसिबल असंभव, अहेड, लिस्ट का मतलब होता है श्रृंखला, श्री जिसको हम बोलते हैं। द माउंटेन्स लवली हेड हुज व्हाइट वाटरफॉल could bless, आशीर्वाद देना, bless का मतलब आशीर्वाद देना, ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, अंतिम यात्रा। आगे अत्यधिक ठंड है, पहाड़ों की प्यारी टहनियां एक श्रृंखला में है, जिसकी सफेद झरने आशीर्वाद दे सकते थे। यात्री को अपने अंतिम दुख यानी पीड़ा में छोड़ के चले जाते हैं। इंसान की जो
ट्रैवल यात्रा जो है कहां तक है, यानी अंतिम यात्रा जो होती है वो मौत होती है। ये कौन कह रहे हैं? हमारे डब्ल्यू एच ऑर्डन इस पोएम के थ्रू कहते हैं ट्रैवलर्स, हम लोग ये क्या है, मानव जीवन क्या है, एक यात्री है। यानी यात्री कहने का मतलब है कि हमारी यात्रा कहां तक है, हमारी कितनों भी इधर उधर कर लो, आखिरकार हमें क्या करना है, लास्ट डिस्ट्रेस, यानी हमें क्या करना है, मरना, अंतिम यात्रा पर ही जाना है। हमारा मौत ही है क्या, अंतिम यात्रा। और वो कह रहे हैं क्या, इस तरह कभी आधुनिक मानवों के बुढ़ापा, प्यार में हताशा, जीवन में परिस्थिति, एकाकीपन और मौत से संबंधित नकारात्मक दृष्टिकोण की आलोचना करता है और आशावादी होने हेतु प्रेरित करता है कि इंसान को आशावादी होना चाहिए, पेसिमिस्टिक होना चाहिए, निराशावादी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जिंदगी में रहने के लिए नहीं आए हैं, उसे एक दिन जाना ही पड़ेगा। इंसान को हमेशा सोचना चाहिए कि हमारी तो आखिरी जो यात्रा है वो यात्रा क्या है, वो यात्रा लास्ट डिस्टेंस हमारी मौत है। इसीलिए हमेशा इंसान को उस मौत की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं और उसे एक दिन मरना ही होगा। इस प्रकार से हमारे ये डब्ल्यू.एच. वर्डन कहते हैं इस द पोएम में, यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट में। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की, और इससे पहले हम बात करेंगे क्या, ट्रू एंड फॉल्स की। तो चलिए क्वेश्चन भी कर लो बाबू, क्योंकि आपको आगे एग्जाम में दिक्कत कोई नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं, आपको यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव प्रॉब्लम देन यू विल राइट ऑन माय कमेंट and then you will ask me, sir, this is the problem, that is the problem, I will solve your problem. Okay, read the following sentences and write T for true and F for false statements। जो नीचे क्वेश्चन दिया गया हुआ है, क्या ये सत्य है या नहीं है। अगर सत्य है तो ट्रू यानी टी लिखेंगे, अगर सत्य नहीं है तो क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, क्या डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ने कहा था कि पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, यानी इंसान के जीवन जो है मतलब मौत की ओर तेजी से जा रहे हैं। यस, ये सत्य है। द नर्सेस आर स्टिल देयर टू टेक केयर ऑफ द फ्लावर्स, नहीं, ये हमेशा के लिए नहीं है। या क्या, जिसकी देखभाल करने के लिए नहीं रहते, जीवित नहीं रहते, वो मर जाते हैं। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ऑल द प्रेम्स आर गॉन टू द ग्रेव, यस, जितने भी प्राणी है, जितने भी व्यक्ति हैं, वो सारे क्या होते हैं, कब्र में चले जाते हैं, मर जाते हैं, दफन हो जाते हैं। सत्य है। विस्परिंग नेवर्स यानी यमदूत डिस्टर्ब द रियल डिलाइट, या यमदूत जो हमारी वास्तविक खुशी को क्या करते हैं, यानी परेशान करते हैं। ऑफ द अगेन पर्सन, यानी ये कह रहा है कि हमारी वास्तविक जो खुशी है, जो जीने वाली व्यक्ति है, उनकी वास्तविक खुशी को क्या करते हैं, वो छीन लेके चले जाते हैं। तो ये सत्य है। आगे की ट्रू एंड फॉल्स भी देख लें कि क्या है। ओल्ड पर्सन फील लॉनली एज दे ग्रेजुअली बिकम इनएक्टिव, यस, ये भी सही है। जो पुराने हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, वो अकेला महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि अब हम मौत के रास्ते पर हैं, हम और एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, हमें जाना पड़ेगा इस दुनिया को छोड़कर। डेथ फ्रीजेस द बॉडी, यस, इंसान जब मरते हैं तो उनकी जो बॉडी है तो क्या करते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। एंड सेपरेट्स अस फ्रॉम द क्राउड ऑफ द पीपल, और लोगों की भीड़ों से हमें क्या कर देती है, मौत हमें अलग कर देती है। दूसरी, प्रोमाइसेस ऑफ लव आर ऑफन डिसेप्टिव्स, और हमारे जो वादे और लव की जो यादें हैं वो हमसे दूर हो जाते हैं। स्टारवेशन यानी भूखे, सफरिंग डू नॉट कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमन लाइफ, और जितनों भी चाहकर उसकी भूख प्यासे, उनकी जो ह्यूमन लाइफ है, जो प्राणी की लाइफ है, वो उसे नहीं मिलता है। ये भी क्या आपका ट्रू है। ट्रैवलर्स गेट ऑन रिलीफ इन द वाटरफॉल ऑफ द माउंटेन, यस, जब पहाड़ों से उनकी झरने गिरती हैं, वाटरफॉल होती है, गिरती है, तो उन्हें उससे रिलीफ मिलता, आराम मिलता है, इसीलिए उनकी बात करते हैं। तो ये भी क्या आपका सही है। द फ्लेम्स गोइंग गो रोलिंग वन सजेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यस, ये हमारे जीवन की ये पहिए है। पहिए का मतलब होता है चक्का है, ये चलती रहती है मौत की ओर और चलते ही रहेंगे, इससे कोई रोक नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर को भी देख लेंगे बच्चे। अगर आपको सच में समझ में आया होगा तो आप जरूर शेयर करेंगे। आपके लिए मैं इतना कर सकता हूं, तो आप भी मेरे लिए आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपके अंदर एक ह्यूमैनिटी है,
आपको जीना नहीं है, आपको भी मरना है, हमें भी मरना है। भाई आपके लिए मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे लिए अच्छा सोचिए और दिल से सपोर्ट कीजिए। आपको सब मतलब ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपकी कोई नुकसान नहीं है, जबकि आपकी भलाई है। आपकी सबसे पहली बात, आप भी भलाई करते हैं और मैं भी आपके लिए भलाई करता हूं, तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे तक भी पहुंचाएं और आपके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपने एग्जाम में बढ़िया नंबर लेकर आए और सफलता पाए। ये बुरी नहीं बात है, क्योंकि देखिए मैं आपके लिए कर सकता हूं तो आप भी मेरे लिए कर सकते हैं। व्हाट डज द पोएट मीन? पोएट का यानी कवि का कहना क्या अर्थ क्या है? When he says now the leaves are falling पर इसका इस लाइन का बहुत ही ज्यादा मीनिंग है। मैंने आपको बताया पूरी पोएम में कि the poet means that the leaves of the branches of the tree are falling and the trees are becoming leafless। ट्रीज के पत्ते गिर रहे हैं और जो पेड़ है वो लिपलेस हो रहा है, मतलब उनपे पत्तियां नहीं होती है। इट इज ऑल्सो मेंट बाय पर्सन, और ट्री के साथ कंपेरिजन करके एक व्यक्ति के साथ कंपेरिजन किया, जिस प्रकार की एक पेड़ में पत्तियां नहीं रहती, खालीपन हो जाता है, उसी प्रकार से एक व्यक्ति की भी मौत हो जाने के बाद सोलोली गोज टू इट्स डेथ, और धीरे धीरे वो मौत की ओर, यानी धीरे धीरे नहीं, यानी स्लोली गोज टू इट्स डेथ, यानी वो मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। एंड एट लास्ट इन ग्रेव, और आखिरकार वो कहां होता है? एक कब्र में होता है। यानी लाइक ए ट्री, किसकी तरह? एक ट्री की तरह, एक पेड़ की तरह। एवरी ह्यूमन लाइफ हैज टू बी डिस्ट्रॉयड वन डे, यानी प्रत्येक ह्यूमन व्यक्ति की जो जीवन है एक दिन उसे नष्ट कर दिया जाएगा, मरना ही होगा, उनको जाना ही होगा। कहां पर जाना होगा? यानी कब्र में जाना होगा, यानी उसको मिट्टी में मिलना होगा। देयर इज नन हु कैन बी ऑलिव फॉर एवर एज एवरीवन इज मॉर्टल, यानी कह सकते हैं कि कोई हमेशा के लिए जीने के लिए नहीं आया है, उसे मॉर्टल होना होगा, मरणशील होना होगा। चाहे कुछ भी कर ले, उसको एक दिन मरना ही पड़ेगा। इनकी बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी पोएम लिखा है इसने, हमारे डब्ल्यू.एच. ऑर्डर ने। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव? हम कैसे अपनी आखिरी जो यात्रा है कब्र में, कैसे हम इसको पूर्ण करेंगे? When a man is dead, जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, hundreds of men, बहुत सारे आदमियों की, carry the dead body in a wooden coffin to the grave, यानी कब्र में जो लेके जाते हैं लकड़ी के ताबूत ऊपर उसको उठाकर लेके जाते हैं। This is how one completes their last journey to the grave, यानी हम इंसान कितनों भी कर ले, कुछ भी कर ले, हमारा एक दिन मौत जो है वो जो लकड़ी के ताबूत पर लास्ट यात्रा होगी, वो हमारी लास्ट है यात्रा, और उसके बाद हम यात्रा नहीं कर सकते और उस कब्र में पड़े रहेंगे। आगे की हम क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द ट्रैवलर्स? यहाँ ट्रैवलर्स कौन है भैया? ये ट्रैवलर्स पेड़ नहीं है, ये ट्रैवलर्स इंसान है, वुमेन है ना। हाउ विल दे बी ब्लेस्ड, और वो उसे कैसे आशीर्वाद दिया जाएगा? आंसर है हमारा, ऑल पर्सन्स आर द ट्रैवलर्स, यानी ऑल पर्सन मतलब बूढ़े व्यक्ति की बात करते हैं, जो बूढ़े हो गए हैं उनकी बात करते हैं। वो क्या है? आपका यात्री है, यानी यात्री। एंड ट्रैवलर्स विल बी ब्लेस्ड बाय दोज व्हाइट वाटरफॉल्स, जो पहाड़ों की झरने, यानी जो पानी वहां से गिरेंगे, उनके द्वारा उसे आशीर्वाद दिया जाएगा। विच कम आउट फ्रॉम द माउंटेन साइड, जो पहाड़ की चोटियों से निकलती है, और उस पानी की झरने, वो पानी जो हमें उस बूढ़े आदमी की क्या करेंगे? आशीर्वाद देंगे। दे विल बी ब्लेस्ड, और उससे आशीर्वाद दिया जाएगा। इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, यानी जो उनकी झरने की पानी से उनके लास्ट डिस्ट्रेस की यात्रा किया जाएगा, उस पर पानी छिड़का जाएगा। एंड डेथ इज डेथ, और वो आखिरी यात्रा होगा उसके लिए। किसके लिए? उस इंसान के लिए, उस ओल्ड पर्सन के लिए, हम ह्यूमन के लिए। हमारी ह्यूमन लाइफ हमेशा जीने के लिए नहीं आए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द विस्परिंग नेबर्स? यहाँ पर विस्परिंग नेबर्स के मैंने बताया, जो विस्परिंग नेबर्स का मतलब होता है एमदू, जिसको बोलते हैं हम लोग, यानी जो हमारे रूह को कब्ज करके लेके जाते हैं। हमें जो मौत के लिए, मतलब उस दुनिया में हमारी रूह को छीन कर लेके जाते हैं, उनको हम यमदूत बोलते हैं, यानी एजेंट्स ऑफ डेथ। यानी जो क्या है, वो एजेंट्स है, एक प्रकार का मृत्यु का एजेंट है। एजेंट्स और मैसेंजर ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेबर्स हु कम व्हेन ए
ह्यूमन बॉडी इज डेड, जब वो मृत्यु हो जाते हैं उनको मृत्यु करके लेके चले जाते हैं उनकी शरीर से बॉडी को। आगे बात करते हैं आगे के क्वेश्चन में, हाउ डज ह्यूमन लाइफ बिकम माइजरेबल, एक इंसान की जो जिंदगी है वो कैसे एक मतलब माइजरेबल मतलब दयनीय हो जाती है। तो क्या होता है, सफरिंग फ्रॉम डिजीज, और वो उससे क्या हो जाते हैं, बीमारियों से जलते हैं, एंड अदर प्रॉब्लम्स मेक ह्यूमन लाइफ माइजरेबल एंड अनहैप्पी, और उनकी दैनिक जीवन क्या हो जाते हैं, नाखुश होते हैं, माइजरेबल हो जाते हैं, सोचने को हो जाते हैं। इस तरह से बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इन व्हाट वे विल द ट्रैवलर्स बी ब्लेस्ड, किस तरह से एक व्यक्ति यानी जो ट्रैवलर्स है, ओल्ड पर्सन है, उसे किस तरह से आशीर्वाद दिया जाएगा। ट्रैवलर्स विल बी ब्लेस्ड बाय दोज व्हाइट वाटरफॉल्स, जो पहाड़ की चोटियों से गिरते हैं पानी, उनसे उसे क्या किया जाएगा, आशीर्वाद दिया जाएगा। which come out from the mountain's head, they will be blessed in their last stage, और उसी से उसे आशीर्वाद दिया जाएगा, और वो उसकी आखिरी सांस होगी, उसकी आखिरी रास्ता होगा, उसकी आखिरी यात्रा होगा। इस तरह से मौत ही इंसान का आखिरी रास्ता यात्रा होता है। बोलते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मौत पर जाके सबका एक खत्म होगा, वो सब खत्म होंगे, कोई नहीं रहेंगे, कोई जिएंगे नहीं। अब आगे की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो द पोएट रिफर्स टू डेथ सेवरल टाइम्स एट द पोएम इज नॉट ए पैसिमिस्टिक वन, कभी कभी क्या बोलते हैं कि आशावादी नहीं है, यानी वो आशावादी की बात करते हैं। जस्टिफाई योर आंसर, द पोएट रेफर टू डेथ सेवरल टाइम्स, कई बार डेथ होते हैं, मृत्यु होते हैं, इन इज पोएम, इनके पोएम में, इनकी कहानियों में, यानी इनकी जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में, एट द पोएम इज नॉट ए पेसिमिस्टिक, ये क्या कह रहे हैं कि पोएम क्या है, आशावादी नहीं है। ऑन इन दिस पोएम द पोएट कंपेयर्ड ह्यूमन लाइफ, यानी इस पोएम में जो आपका कवि है यानी डब्ल्यूएच वार्डन जो है, ये ह्यूमन लाइफ को कंपेयर करता है किससे, एक ट्री से, जिस तरह से एक ट्री पेड़ के बिना कुछ नहीं होता है, पत्ती के बिना, उसी तरह इंसान जब मौत हो जाती है उनके बॉडी में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं रहता, एक खालीपन हो जाता है। ही एक्सप्लेन हाउ ट्रीज बिकम लिपलेस इन ऑटम, किसकी बात करते हैं, अटम की बात करते हैं। जिस प्रकार इस अटम में यानी पतझड़ में जिस प्रकार एक पेड़ खालीपन हो जाता है, उसी प्रकार इंसान की भी जिंदगी खाली पड़ जाता है, कुछ नहीं रहता उसके पास। इट लुक्स लाइक एन ओल्ड पर्सन, जिस प्रकार एक बूढ़े आदमी के साथ होता है, उनका कोई नहीं होता है, बेसहारा हो जाता है। वो सफर्स फ्रॉम द इलनेस, जो बीमारियों से झेलता है और लड़ता है। इट सीम्स दैट, या मुझे मालूम होता है, इट सीम्स दैट, या मालूम होता है, द पोएट हैज नैरेटेड, और वो पोएट के द्वारा वर्णन किया जाता है, द रियलिटी ऑफ लाइफ, जो वास्तविक जीवन है उनके द्वारा इसको वर्णन किया गया है। एवरीथिंग इज बाउंड टू कम टू एन एंड, ये निश्चित है कि सभी को एक दिन अंत होना है, सभी का अंत होना है, जिसको हम बोलते हैं कि सबके अंत होगी, सबको मरना है, सबको इस दुनिया में नहीं रहना है। बट द सर्कल ऑफ लाइफ, जो हमारे जीवन की जो एक सीरीज है, चलते रहता है मौत की, द डेथ विल कंटिन्यू, और मृत्यु हमारे लिए जारी रहेगी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। हमारे पूर्वज भी मरे गए हैं और आज भी इंसान मर रहे हैं और हमेशा मरते रहेंगे। एज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन्स, जैसे इस तरह से जिस प्रकार से सीजन बदलते रहते हैं, उसी तरह इंसान एक के ऊपर एक मरते रहेंगे, टाइम आते रहेंगे, वो जाते रहेंगे, समय बदलते रहेंगे। उसी तरह से पीपल आल्सो सफर फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज, और लोग भी बहुत तरह तरह के बीमारियों से झेलते हैं। बट द पोएट कंक्लूडेड, वो शामिल करते हैं कि द पोएम विद ए फीलिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म, यानी जिसको बोलते हैं फीलिंग करते हैं कि इस पोएम में पेसिमिस्टिक तो है, लेकिन पेसिमिस्टिक मतलब आशावादी, लेकिन इसमें आशावादी ऑप्टिमिज्म, जिसको बोलते हैं निराशावादी, आशावादी की बात करते हैं। एंड द पोएट सेड दैट लाइक ए ट्री एवरी ह्यूमन लाइफ हैड टू बी डिस्ट्रॉयड, एक पेड़ की तरह हर इंसान की जिंदगी भी मतलब मौत की ओर मरना है, उसकी जीवन को यानी डिस्ट्रॉयड करना है, डिस्ट्रॉयड करना मतलब बर्बाद करना है। द डेथ प्रोवाइडेड साइलेंस,
यानी मृत्यु किसको दर्शाते हैं, यानी शांत को, साइलेंस को, यानी कीप साइलेंस को, जिसको बोलते कीप साइलेंस, शांत हो जाओ, शांत को। और पीस लाइक व्हाइट वाटरफॉल, और शांति किसकी तरह, किस तरह से उस माउंटेन से इस पानी गिर रहे हैं और उनकी आत्मा को शांति पहुंचा रहे हैं, वो प्रोड्यूस्ड इनर प्लेजेंटनेस एंड पीस, और उनके अंदर में जो खुश है, खुशीपन और शांति को पहुंचाते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा यही तक था। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें, और मैं आपके लिए पूरी पोयम को इस तरह से लाइन बाय लाइन समझाऊंगा।